चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध लड़े गए थे। इसके अंतर्गत जो मैसूर राज्य और अंग्रेज़ों के बीच में हुए थे, ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको जानने से पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि मैसूर राज्य अस्तित्व में कैसे आया और इसका उदय कैसे हुआ। तो 14वीं शताब्दी में दोस्तों दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य उभर कर आए। एक था बहमनी साम्राज्य और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थिति थी वो कुछ यहाँ पे थी, और यहाँ से नीचे जो शासन था वो विजयनगर साम्राज्य का था। अब इन दोनों साम्राज्यों के बीच में अक्सर झगड़े झंझट होते रहते हैं, युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा विवाद होता है। इन दोनों साम्राज्यों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। उसका मूल कारण ये था कि बहमनी साम्राज्य पे मुख्यतः मुस्लिम शासक होते थे और विजयनगर साम्राज्य में हिंदू शासक। तो ये मूल कारण होने की वजह से दोनों राज्यों के बीच में झगड़े होते रहे। उसी में से 1565 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी संघ के बीच में होता है। तो बहमनी साम्राज्य जो होता है वो 5 अलग अलग भागों में बंटता है, जिसके अंतर्गत आते हैं बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। तो उसमें से बहमनी संघ में 4 राज्य थे जो उस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। इसमें बरार को छोड़कर बाकी के 4 राज्य हिस्सा लेते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की तरफ से जो हिस्सा लेते हैं वहाँ के राजा होते हैं रामराज। तो उन्हीं के समय में युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, बेनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, या राजसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में रामराज की मृत्यु हो जाती है, युद्ध क्षेत्र में ही उन्हें मार दिया जाता है। अब युद्ध के बाद क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य बिखर जाता है और कई छोटे छोटे राज्यों में वो बंट जाता है। उन्हीं में से एक राज्य जो उभर कर आता है वो आता है मैसूर। और वहां पे वेंकट द्वितीय के नेतृत्व में एक वाडियार वंश के शासन का उदय होता है जो मैसूर पे शासन करता है। अब उस समय के अगर मैसूर के भौगोलिक स्थिति को देखें तो कुछ इसकी स्थिति इस तरीके से थी। यहाँ पे गोवा पड़ता है और यहाँ पे केरल का कुछ क्षेत्र है। तो इसकी जो स्थिति थी कुछ इस तरीके से थी। मैसूर की जो स्थिति थी वो इस तरीके से थी, और इसके ऊपर में मराठे होते हैं। यहाँ पे निजामों का शासन होता है, और ये उत्तरी सरकार का तटीय इलाका होता है, और यहाँ पे कर्नाटक का होता है। तो पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज जो है किस तरीके से निजाम पे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और कर्नाटक पे भी प्रभुत्व स्थापित करते हैं। प्रभुत्व स्थापित करने से मतलब है कि अंग्रेज लोग वहां पे अपने अनुसार के शासक बैठाते हैं, निजाम बैठा देते हैं। अब ये जो क्षेत्र है इस पे मराठों का अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। ये वाला हिस्सा जो है मराठों का इन पे नियंत्रण होता है। और इस तरफ का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी जो शासक होते हैं, त्रावणकोर के राजा जो होते हैं, उन पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण होता है। अब उस समय की राजनीतिक स्थिति को देखेंगे तो क्या था कि अंग्रेजों ने लगभग भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आंग्ल मैसूर युद्ध जो होते हैं वो 1767 से लेके 4 युद्ध लड़े जाते हैं, 1799 तक लड़े जाते हैं। तो ये पीरियड आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रांसीसियों का राजनीतिक पतन हो चुका था भारत में। वो मात्र अब एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। और दक्षिण में निजाम और कर्नाटक अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। मद्रास दक्षिण भारत में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख केंद्र था। और बंगाल, उड़ीसा, अवध, इन सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण हो जाता है अंग्रेजों का। अर्थात पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, इन क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो मुगलों के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन
अंग्रेज उन पर अपना एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो पूरे भारत में अंग्रेजों ने लगभग अपने अधिकार में कर लिया था। छिटपुट जो शक्तियां थी उस समय मराठे थे, मैसूर राज्य था, यही दो शक्तियां बच रही थी। सिख भी बच रहे थे, तो वो तो उत्तर और पश्चिमी का इलाका था, वहां पे उनका सिखों का अधिकार था। अब मराठों का यहाँ पे क्या था कि वो अपने समय के अनुसार अपनी नीति और रणनीति बदलते रहते थे। कई युद्धों में वो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं, कई युद्धों में अंग्रेजों के साथ उनका झगड़ा चलता है। तो उनकी एक ढुलमुल सी नीति थी मराठों की। अब ऐसी स्थिति में मैसूर को ये समझ में आ जाता है, वहाँ के शासक को समझ में आ जाता है कि अगला निशाना जो होगा अंग्रेजों का वो मैसूर ही होने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत में वही एकमात्र शक्ति थी जिसने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अब इन्हीं सब परिस्थितियों में वो आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। उसके पहले की कुछ और बातें जान लेते हैं। तो वाडियार वंश का शासन स्थापित हो जाता है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद। तो इसी कड़ी में 1732 ईस्वी में चिक्का कृष्ण राय मैसूर राज्य के राजा बनते हैं, परंतु ये एक कठपुतली होते हैं और वास्तविक शासक जो होते हैं वो उनके दो मंत्री देवराज और ननराज होते हैं। ये दोनों भाई होते हैं, यही सत्ता के मुख्य केंद्र होते हैं, इन्हीं के हाथों में सारी शक्तियां केंद्रित होती है। तो वहां का मैसूर का जो शासन था वो क्या था कि एक अनुत्तरदायी शासन वहां पे काम कर रहा था। तब इस ऐसी स्थिति में क्या था कि वो अराजकता सी पनपने लगती है मैसूर राज्य में। अब इसी कड़ी में यहाँ के जो प्रमुख एक शासक उभरते हैं, हैदर अली का उदय होता है। तो हैदर अली के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन थे। तो हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में होता है और इनका जन्म कोलार गोलफील्ड के इलाके में होता है और इनके पिता का नाम होता है फिरोज मोहम्मद। फिरोज मोहम्मद वाडियार शासन के अंतर्गत एक सैनिक थे। तो हैदर अली भी जब बड़े होते हैं तो वो एक सैनिक बन के वाडियार शासन के अंतर्गत होते हैं। वो एक काफी बहादुर व्यक्ति होते हैं, काफी काबिल होते हैं। हालांकि वो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, लेकिन रणनीतिक कौशल के माहिर और कूटनीति के अच्छे जानकार और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अब वो ये चीजें समझने लगते हैं कि वाडियार शासन जो है वो एक कठपुतली शासन है और इनका जो मुख्य शासन का केंद्र है देवराज और ननराज के हाथों में है। तो ये चीजें जब समझ में आ जाती है इनको, हैदर अली को, और वो काफी तेजी से विकास करते हैं, क्योंकि वो एक साहसी व्यक्ति थे और अच्छे सैनिक थे, योद्धा थे। अब ननराज ने 1755 ईस्वी में इन्हें डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। तो यहाँ के बाद से इनकी उन्नति और भी ज्यादा होने लगती है। अब ये चीजें देखकर ननराज को एक डर भी होता है हैदर अली से, विवाद भी उत्पन्न होता है, क्योंकि कई अभियान जो उन्होंने चलाए हैदर अली ने वो ननराज देवराज को बिना बतलाए हुए भी चलाए थे। तो अंततः 1761 ईस्वी में वो ननराज को मारकर हत्या करके मैसूर का शासक बन जाते हैं। शासक बनने के बाद वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं, फ्रांसीसियों को की मदद लेते हैं और पश्चिमी और आधुनिक शैली से अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करते हैं। ये सारी चीजें वो कर रहे थे क्योंकि उन्हें आभास था कि अंग्रेज उनको निशाना बनाएंगे। तो इसी कड़ी में वो सारी तैयारी भी कर लेते हैं। अब इसमें कुछ चीजें उन्हें सहायक भी हो जाती है, जैसे कि 1761 ईस्वी में मराठे पानीपत के युद्ध में हार चुके थे और उनका पतन लगभग हो चुका था। मराठे शक्ति, उनकी शक्ति अब उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही, क्योंकि मराठे पहले तो मैसूर पे वो आक्रमण करते रहते हैं, परंतु अब उनकी शक्ति जब कमजोर हो जाती है तब वो खतरा इधर से टल जाता है। अंग्रेज भी अन्य युद्धों में फंसे होते हैं कई जगह पर, तो वो भी
उनसे भी इनको एक तरह से छुटकारा मिला हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में हैदर अली अपनी सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाते हैं और कई किलों को जीत लेते हैं। 8-10 महत्वपूर्ण किले होते हैं दक्षिण भारत के, जिन पर उनका अधिकार हो जाता है। अब हैदर अली के बाद उनके पुत्र हैं टीपू सुल्तान, वो मैसूर के सिंहासन पर बैठते हैं। अब यहाँ पे एक और बात कि हैदर अली जो थे वो तो अनपढ़ थे, तो अपने राजकाज को चलाने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करते हैं जिनका नाम होता है खांडे राव। तो इसको आप याद रखिएगा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में होता है। पिता के विपरीत, पिता को तो पढ़ने का अर्थात हैदर अली को पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिलता है, परंतु वो टीपू सुल्तान अर्थात अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि टीपू सुल्तान एक काफ़ी योग्य व्यक्ति निकलते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ जैसी बहुत सारी भाषाओं के वो जानकार होते हैं। एक साइंटिस्ट टाइप के व्यक्ति होते हैं और कूटनीति और सैन्य दृष्टि से काफी मजबूत और साहसी व्यक्ति होते हैं। अर्थात शासक में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण टीपू सुल्तान में होते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि जब ये गद्दी पर बैठते हैं टीपू सुल्तान, तो कई योजनाएं लेकर आते हैं। जैसे वो नई मुद्रा चलाते हैं जिसके अंतर्गत आबिदी, बाकीरी और जाफरी, ये 3 तरीके की मुद्राएं उन्होंने जारी की थी अपने समय में। सिक्के थे ये तीनों, आबिदी, बाकीरी और जाफरी, ये तीनों सिक्के थे। तो इसका उन्होंने प्रचलन करवाया था। और क्या किया था, नाप तौल की एक नई व्यवस्था लाई, नया संवत शुरू किया और विदेशी मामले में इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने विदेश नीति अपनाया उस समय में, अर्थात ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। उस समय में इन्होंने विदेश नीति को और विदेशी संबंध को काफी महत्व दिया। और उसी के अंतर्गत जैसे कि फ्रांस के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, अरब देशों के साथ में, फारस के साथ में, इनके साथ में उन्होंने संबंध मजबूत किए, अपने दूत वहां पर भेजे और इनके साथ उनका अच्छा संबंध था। साथ में चीन के साथ व्यापार किया गया, रूस के साथ में उन्होंने व्यापार किए। तो इस तरीके से उन्होंने विदेशी संबंध को काफी महत्व दिया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, भारत से भगाने के लिए उन्होंने विदेशी सहयोग को आवश्यक समझा, क्योंकि भारत की जो उस समय स्थिति थी और यहाँ के अलग अलग छोटे छोटे राज्य और अलग अलग जो शक्तियां थी, उनके बारे में उन्हें पता लग चुका था कि ये शक्तियां उन्हें मदद नहीं करेंगी। अतः अंग्रेजों को भगाने के लिए बाह्य शक्तियों की मदद लेनी होगी। तो इसी के तहत उन्होंने विदेशी संबंध स्थापित किए। खास करके उन्होंने फ्रांस के साथ में काफी अच्छे संबंध विकसित किए। तो ये स्थिति थी उनकी। अब उनके अगर धार्मिक नीति को अगर देखें तो इस संबंध में अलग अलग तरीके की चीजें मिलती हैं। दोनों ही तरीके से थे। कई जगहों पे वो धार्मिक रूप से उन्हें सहिष्णु भी दिखलाया गया है। और इसके अंतर्गत जैसे श्रृंगेरी में उन्होंने शारदा देवी की मूर्ति स्थापित की, ये कहा जाता है। साथ में श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी मैसूर में, वहाँ उनके किले के नज़दीक एक मंदिर था, किले के अंदर में ही। तो उस मंदिर को भी उन्होंने चलने दिया, किसी तरीके से उसमें कोई बदलाव नहीं किया। कहीं बात ये भी कही जाती है कि मंदिर की जब पूजा पाठ होती थी तो वो सारी आवाज़ें उनके दरबार तक पहुंचती थी, तब भी उसने किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि वो मैसूर का उन्हें औरंगजेब भी कहा जाता है कि उन्होंने वो एक काफ़ी धार्मिक रूप से कट्टर मुस्लिम व्यवस्था के आधार पे अपनी शासन व्यवस्था चला रहे थे। धर्मांतरण के उन्होंने कई कार्य किए थे। हिंदू और ईसाई, इनका धर्मांतरण मुस्लिम धर्म में करवाया जा रहा था। तो यह भी एक कारण था कि जो अन्य शक्तियां थी, खास करके जो मराठे थे, उनका इनको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मराठे जो थे
वो हिंदू पातशाही की स्थापना करना चाहते थे और टीपू सुल्तान जो थे वो कट्टर मुस्लिम थे। तो इस तरीके की बातें थी। लेकिन इन बातों को अगर हम छोड़ दें तो टीपू सुल्तान काफी योग्य व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जमाने में रॉकेट का आविष्कार किया था, मिसाइल का आविष्कार किया था और उन रॉकेट और मिसाइलों का प्रयोग भी किया था युद्ध में। तो अंग्रेजी सेना भी काफी घबराई हुई थी और अंग्रेज लोग भी टीपू सुल्तान से काफी घबराते थे कि अगर ये व्यक्ति जीवित रहा तो अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं करने देगा। तो इसी का नतीजा था कि अंततः अंग्रेजों के पीछे वो टीपू सुल्तान के पीछे अंग्रेज लोग पड़ जाते हैं और उसकी हत्या करते हैं, तब जाकर उन्हें संतोष प्राप्त होता है। तो मैसूरी जो रॉकेट कहा जाता है कि जिसका आविष्कार किया था, वो उसकी जो दूरी थी या मारक क्षमता थी वो 1000 गज तक की उसकी मारक क्षमता थी। अब हम आते हैं मैसूर के बारे में, कुछ और बातें हम जान लेते हैं कि मैसूर पर अंग्रेज लोग क्यों नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो इसके दो प्रमुख कारण थे। एक आर्थिक कारण था कि मैसूर शुरू से ही चंदन और सिल्क के व्यापार के लिए काफी मशहूर था। वहां पे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, अभी भी पाए जाते हैं मैसूर के आसपास के क्षेत्रों में। तो चंदन लकड़ी काफी महंगे होते थे, एक उसका व्यापार था। और मैसूर में सिल्क काफी विकसित था, तो वो उसका भी व्यापार काफी वहां पे मजबूत था। तो उस पे अंग्रेज लोग अपना नियंत्रण करना चाहते थे। साथ ही यहाँ पे दो जगहें हैं, एक मैंगलोर और दूसरा माहे, ये दो पोर्ट थे। तो इन पोर्ट से व्यापार काफी ज्यादा होता था और अंग्रेज इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था और अन्य राजनीतिक कारण तो साथ में थे ही। तो मैसूर पर अधिकार करना चाहते हैं अंग्रेज लोग। अब हम आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। इसके बारे में हम जानते हैं, तो इसके लिए एक चार्ट की सहायता से इसको देखेंगे और समझेंगे। तो कुल 4 मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला युद्ध 67 से 69 2 साल का, दूसरा 80 से 84 4 साल, तीसरा 90 से 92 2 साल और चौथा जो होता है वो 1799। ये 4 युद्ध लड़े जाते हैं। पहले 2 युद्धों का नेतृत्व करते हैं हैदर अली। दूसरे युद्ध के दरमियान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और तीसरे और चौथे का नेतृत्व करते हैं टीपू सुल्तान। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे युद्ध में जो हैदर अली की जब मृत्यु होती है तो उसी युद्ध काल में टीपू सुल्तान को मैसूर का राजा बना दिया जाता है और इस पर किसी तरीके का विरोध भी नहीं होता है। तो ये उस समय में बहुत बड़ी बात थी भारत में, क्योंकि एक परंपरा सी चल रही थी हर जगह में कि जब भी कोई शासक मरता था तो बाद में उत्तराधिकार का एक युद्ध शुरू हो जाता था। लेकिन मैसूर के केस में ऐसा नहीं हुआ था और टीपू सुल्तान को शासक बनाए जाने का किसी ने विरोध नहीं किया और युद्ध काल में ही मृत्यु हो जाती है। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी के बीच में टीपू सुल्तान मैसूर के राजा भी बनते हैं। अब बंगाल के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल, तो पहले वाले में लॉर्ड वेरेलास्ट, दूसरे वाले में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे वाले में लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथे वाले में लॉर्ड वेलेस्ली, ये होते हैं। अब इनकी संधियां हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले वाले में मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि। दूसरे वाले में मैंगलोर की संधि 1784 में। यहाँ पे जब युद्ध खत्म हो रहा है जिस साल, उसी साल संधि से ही युद्ध खत्म होते हैं। तो ये जो है यही इसका संधि का काल होगा। 84, 92 और लास्ट वाला तो हुआ नहीं था क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो मैसूर की एक सहायक संधि होती है जिसके अंतर्गत मैसूर को अंग्रेजों के नियंत्रण में ले लिया जाता है। तो अब हम आते हैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध पे, इसके कारण क्या बने। तो
तो सबसे पहला जो कारण बनता है, ये बनता है उत्तरी सरकार का जो इलाका होता है, अर्थात ये जो तटीय क्षेत्र है इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, मुगलों के नियंत्रण में था, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर नियंत्रण कर लिया था, परंतु निजाम शासक जो थे इस पे उनको मान्यता नहीं दे रहे थे। तो अंग्रेजों ने निजाम से ये बात रखी कि आप हमें उत्तरी सरकार पे मान्यता दे दीजिए। तो ये मान्यता निजाम दे देते हैं। इससे जो है सो हैदर अली नाराज हो जाते हैं। तो युद्ध एक शुरू होता है हैदर अली के द्वारा, और शुरू में एक गठबंधन बनता है। अंग्रेजों ने निजामों को मिला लिया और मराठों को मिला लिया, तो ये एक युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होने के बाद शुरू में हैदर अली जो है कमजोर पड़ने लगते हैं, कुछ हारते भी हैं, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसका नतीजा ये होता है कि अब वो जीतने लगते हैं। और साथ में एक और भी कूटनीतिक दृष्टि से वो काम करते हैं कि मराठों को उन्होंने 35 लाख रुपए दे दिया और अपने पक्ष में उन्हें कर लिया, और निजामों को मिला लिया। महफूज खान थे, उनके माध्यम से निजामों को अपने पक्ष में कर लिया। अब तीनों सेनाएं, अर्थात मराठे, हैदर अली की सेना और निजाम, तीनों की सेनाएं सम्मिलित रूप से कर्नाटक की राजधानी है अर्कोट, पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, तो अर्कोट पे आक्रमण कर देता है और वहां तक अपना अधिकार कर लेते हैं, पूरे कर्नाटक को जीत लेते हैं। अंततः स्थिति ये हो जाती है कि अंग्रेजी सेना को वो पीछे खदेड़ते हुए मद्रास तक पहुंच जाते हैं और उनके मद्रास के किले को भी घेर लेते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है, तो एक समझौता होता है, अंग्रेज एक संधि को विवश हो जाते हैं। और ये जो अंग्रेजों के लिए थी एक बहुत बड़ी अपमानजनक बात थी, और एक उनके बारे में, अंग्रेजों के बारे में एक मिथ्य बन चुका था कि अंग्रेजों की कभी हार नहीं हो सकती है। वो मिथ यहाँ पे टूट गया। हैदर अली ने उन्हें हरा दिया और एक अपमानजनक संधि के लिए अंग्रेजों को विवश कर दिया। उस संधि में क्या होता है, तो संधि में एक आप देखे होंगे कि अंग्रेज जो भी संधि करते थे तो उसका एक ही प्रारूप होता था कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देना है, युद्ध का हर्जाना देना है, उसके बाद आगे हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या एक दूसरे के साथ हम आगे सहयोग करेंगे। यही सारी बातें होती थी। तो यहाँ पर भी था कि अगर मैसूर को जरूरत होगी तो अंग्रेजी सेना इनको मदद करेगी। हालांकि अंग्रेज कभी भी अपने संधि की शर्तों का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, और प्रथम मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है मद्रास की संधि के साथ में। और ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ पे हैदर अली की एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्हें बहुत बड़ा मौका मिला था, अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए था। तो तब शायद स्थिति ये होती कि अंग्रेजों के पांव भारत से उखड़ जाते। लेकिन भारत के शासकों के साथ हमेशा ही ये बात रही है शुरू से कि वो एक मौका देते आए हैं बाहरी शासकों को। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन मौका दे दिया था, तो वही मोहम्मद गौरी फिर से हराकर उनको मार डालता है। इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे कि भारत अभी भी, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण आप ले सकते हैं कि 71 के युद्ध में हम जीत गए, 65 के युद्ध में जीत गए, 48 में कबायली हमला हुआ था, उस पर हमारी सेना ने खदेड़ना शुरू किया, लेकिन तब भी कश्मीर को हम वापस नहीं ले पाए। अपनी शर्तों के अनुसार हम अपने फेवर में चीजें नहीं ला पाते। तो हैदर अली ने यही गलती यहाँ पे की कि वो अपर हैंड में थे, फिर भी अंग्रेजों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। अब स्थिति क्या होती है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक 2 साल बाद 69 में युद्ध समाप्त हो रहा है। 71 में मराठे मैसूर पे आक्रमण कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज
हैदर अली का सहयोग नहीं करते, सहायता नहीं करते। इससे वो संधि का उल्लंघन मानते हैं हैदर अली और काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी जो है सो नाराज होगा तो अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा वो नाराज होते हैं। साथ में और भी बातें होती हैं, जैसे कि वो माही पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लेते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि हैदर अली को ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब वो क्या करते हैं कि निजाम और मराठों के साथ में एक फिर से गठबंधन तैयार करते हैं और अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। अंग्रेजों को वो हराने लगते हैं, उनकी सेनाओं को पीछे खदेड़ने लगते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि अंग्रेजों की दो टुकड़ियां बनाई जाती है, जिसमें एक का नेतृत्व बेली कर रहे होते हैं और दूसरे का हेक्टर मुनरो कर रहे होते हैं। वही हेक्टर मुनरो जो कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो बेली को इतनी बुरी तरीके से हराया जाता है कि वो हेक्टर मुनरो डर के भाग जाता है, वो लड़ाई नहीं कर पाता है। बेली की जो टुकड़ी थी उसको हैदर अली हरा देते हैं। उसके बाद स्थिति जब बिगड़ने लगती है तो वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन तक खबर पहुंचती है तो वो आयर कूट को भेजते हैं। सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व देके आयर कूट को भेजते हैं। अब इसी कड़ी में आयर कूट और हैदर अली की सेना के बीच में एक लड़ाई लड़ी जाती है, पोर्टनोवा का युद्ध। और इस युद्ध के बारे में विवाद है कि कौन जीता या कौन हारा, क्योंकि कई जगह में लिखा है कि हैदर अली जीते थे, कई जगहों पे है कि आयरकूट जीता था। लेकिन युद्ध का नतीजा कोई नहीं निकलता है। और एक और बड़ी बात होती है कि युद्ध के दौरान ही दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है और आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। तो 1782 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है तब टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे होते हैं, वो मैसूर के नए शासक बन जाते हैं और उनका किसी तरीके से विरोध नहीं होता है। वो युद्ध को जारी रखते हैं। अंततः 4 साल तक ये युद्ध चलने के बाद 1784 में ये खत्म होता है। लगभग ये बराबरी पर दोनों सेनाएं चलती हैं, खत्म होती है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे कि जो इनके गठबंधन में मराठे और निजाम थे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अंग्रेज लोग कूटनीति की सहायता लेते हैं और दोनों को अपने पक्ष में मिला लेते हैं। मराठों के साथ में एक सालबाई की संधि होती है और निजामों को गुंटूर दे देते हैं और इन दोनों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। उसके बाद भी टीपू सुल्तान उनसे युद्ध करते रहते हैं। हालांकि ये दोनों चीजें होती है हैदर अली जब तक जीवित होते हैं तभी तक। लेकिन ये चीजें होने के बावजूद भी हैदर अली डटकर मुकाबला करते हैं और एक संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है और इसे मैंगलोर की संधि कहा जाता है। 1784 में ईस्वी में होती है और अंग्रेजों की तरफ से जो समझौते वार्ता करते हैं उनका नाम होता है मैकार्टनी। तो इस तरीके से द्वितीय मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब तृतीय मैसूर युद्ध शुरू होता है और उस समय शासक थे टीपू सुल्तान और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर आए हुए थे, एक सेनापति थे, अच्छे योद्धा थे। तो ये स्थिति थी। अब लड़ाई यहाँ पे कैसे शुरू होती है, इसमें जो है सो टीपू सुल्तान की कही जाती है कि एक रणनीतिक भूल थी, क्योंकि यहाँ मराठे उनका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसका कारण क्या था कि ये कट्टर मुस्लिम थे और मराठे कट्टर हिंदू थे। तो वैसी स्थिति में मराठे इनकी मदद नहीं कर पाते। निजाम भी जो है वो अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। अन्य जो क्षेत्र थे जैसे ट्रावनकोर के राजा थे वो भी अंग्रेजों के संरक्षण वाले थे। साथ में कर्नाटक तो पहले से ही अंग्रेजों के नियंत्रण में था। तो ये स्थिति होती है। अब टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि फ्रांस के साथ में एक गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। अन्य देशों के साथ भी कोशिश करते हैं, जैसे कि तुर्की के ओटोमन साम्राज्य से, अफगानिस्तान के जो शासक होते हैं जामन खान, उनसे सहयोग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारे लोग अपने अपने युद्ध में फंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सहायता नहीं मिल पाती है। अब उसी समय में डच जो कंपनी होती है
उसके 2 शहर होते हैं मैसूर राज्य के अंतर्गत। उन 2 शहरों को त्रावणकोर के राजा को वो बेच देते हैं। जब त्रावणकोर के राजा को बेच देते हैं और वो अंग्रेजों के संरक्षण में एक तरीके से थे, त्रावणकोर के राजा, अंग्रेजों से दोस्ती थी, तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि वो त्रावणकोर पर आक्रमण कर देते हैं और इससे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये एक रणनीतिक भूल थी टीपू सुल्तान की कि सारे परिस्थितियां उनके विपरीत थी, फिर भी वो त्रावणकोर पर आक्रमण करते हैं। त्रावणकोर पर जब आक्रमण करते हैं तो वो उस पर अधिकार भी कर लेते हैं, नियंत्रण भी कर लेते हैं। उसके बाद मिडोज को भेजा जाता है। मिडोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना भेजी जाती है, उसे भी वो हरा देते हैं टीपू सुल्तान। अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुद नेतृत्व करने के लिए आना पड़ता है और खुद नेतृत्व करते हैं कॉर्नवालिस। और श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी मैसूर की, श्रीरंगपट्टनम के किले को कॉर्नवालिस ने घेर लिया। अंततः टीपू सुल्तान को भी लगता है कि वो हार जाएंगे, तो एक संधि होती है जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। अब इस संधि की जो शर्तें थी उसमें 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना लगाया जाता है। वो जब नहीं दे पाते हैं तो टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे होते हैं उनको बंधक के रूप में अंग्रेज अपने पास रखते हैं कि जब 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा तब उन्हें छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके की अपमानजनक चीजें टीपू सुल्तान के साथ होती है और 3 करोड़ जो रुपए दिए जाते हैं वो मराठों और निजामों के साथ बांट लिया जाता है, अर्थात अंग्रेज, मराठे और निजाम 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हैं। साथ में ये वाला क्षेत्र जो मराठा के साथ जो लगती है सीमा, ये वाला क्षेत्र मराठों को दे दिया जाता है, इधर वाला क्षेत्र निजामों को दे दिया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्र जो है वो अंग्रेज अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इस तरीके से मैसूर राज्य आधा रह जाता है। अब यहाँ पे एक तो रणनीतिक भूल थी और वो करने लगते हैं। टीपू सुल्तान कमजोर पड़ जाते हैं, आर्थिक क्षति भी होती है बहुत ज़्यादा, तो टीपू सुल्तान यहाँ पे कमजोर पड़ने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति को अंग्रेज लोग समझ जाते हैं कि ये अभी मैसूर मजबूत स्थिति में नहीं है, अभी इन पर आक्रमण करके इसका पूरी तरीके से सफाया किया जा सकता है। और उन्हें साथ में ये भी लगता है कि टीपू सुल्तान ही भारत में अभी एकमात्र ऐसी शक्ति है जो अंग्रेजों को टक्कर देके अंग्रेजों की राजनीतिक यहाँ पे सत्ता है उसको समाप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान को वो हर हाल में खत्म करना चाहते हैं। इसी कड़ी में 1799 में वो टीपू सुल्तान पर अचानक से आक्रमण कर देते हैं। अब विदेशी सहायता इन्हें मिल नहीं पाती। नेपोलियन को इन्होंने एक पत्र लिखा था, वो पत्र जो अंग्रेजों के हाथ लग गए थे, जिसमें उन्होंने, नेपोलियन ने ये कहा था कि वो वहाँ पे नील नदी के कारण, नील नदी को लेकर एक विवाद चल रहा था मिस्र के साथ में। तो नेपोलियन उस युद्ध में फंसे हुए थे मिस्र के साथ में, और उस युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो नेपोलियन का कहना होता है कि वो मिस्र वाले युद्ध के बाद वो भारत आएंगे और भारत में अंग्रेजों को हटाने में उनकी सहायता करेंगे। तो और ये चिट्ठी पकड़ी जाती है। तो एक वहां से वो सहायता उन्हें नहीं मिल पाती क्योंकि वो फंसे हुए थे मिस्र वाले युद्ध में। दूसरा, तुर्की के ओटोमन शासक हैं, वो भी एक अन्य युद्ध में फंसे हुए होते हैं। अफगानिस्तान के शासक भी युद्ध में फंसे होते हैं। तो कोई बाहरी सहयोग इन्हें प्राप्त नहीं होता है। साथ में आंतरिक जो भारत की अन्य शक्तियां थी, मराठे, निजाम, कर्नाटक, ये सारे तो अंग्रेजों के साथ थे। अब इन सारी स्थितियों में अंग्रेज इन पे आक्रमण कर देते हैं और हैरिस और स्टुअर्ट के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। काफी कड़ा मुकाबला होता है। हैरिस की सेना को वो हरा देते हैं, लेकिन स्टुअर्ट बेलेजली, ये लॉर्ड बेलेजली के छोटे भाई होते हैं, उनके नेतृत्व में जो सेना जाती है वो टीपू सुल्तान को पकड़ लेती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से टीपू सुल्तान का अंत हो जाता है।
और फिर से वहां पे एक वाडियार वंश जो जिसको हटाकर हैदर अली ने नींव डाली थी, राजा बने थे, उसी वाडियार वंश को फिर से सत्ता पे बिठा दिया जाता है। एक नाबालिग बच्चा होता है उसको बिठा दिया जाता है मैसूर राज पे। इस क्षेत्र मैसूर को भी घटाकर छोटा कर लिया जाता है और एक मैसूर सहायक संधि लाई जाती है जिसके अंतर्गत मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़े हुए सारे तथ्य। तो इसको आप याद रखिएगा, संधि कौन कौन से युद्ध और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन थे, कौन कौन सी संधियां हुई, और जो कुछ नाम आए हैं उन्हें याद रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।